हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। और हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं चैनल में मैं आपको गेट 2001, 2002, 2003 में पूरे 12 साल तक आपको जितने 2021 जो चल रहा है ये सारे गेट क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वाइज तो हर जगह मिल जाए, आपको ईयर वाइज कराए जाएंगे। मतलब 2003 के क्वेश्चन लिए जाएंगे और 2003 के 1, 2, 3, 4, 5 जैसे क्वेश्चन वाइज को आपके सारे सॉल्यूशंस दिए जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और इस चैनल पे आप इसको ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में सुन सकते हो और साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल्स ताकि आपके होम पेज पे गेट की नोटिफिकेशंस और गेट के बारे में आता है, जिससे आप गेट की तरफ फोकस ज़्यादा रख सको। जबकि होम पेज पे आओगे तो भाई आपका गेट का एक नोटिफिकेशन है जिससे आप पढ़ सकोगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। चलिए हम गेट 2003 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन से ए बॉक्स कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स, 1 बॉल इज रेंडमली पिक्ड एंड देन second ball is picked without replacement of first ball, the probability of that balls are green। मतलब इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक बॉक्स है। चलिए हम एक फिगर के साथ बनाते हैं आपको समझ में आने के लिए। एक बॉक्स है जिसमें 6 रेड बॉल है, 6 रेड बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, जितने लंबे टाइम देंगे वो वीडियोज़ लंबा जाएगा। तो पहले क्या किया उन लोगों ने, पहला बॉल रेंडमली पिक किया, फिर दूसरे बॉल को बिना डाले हुए फिर उसको दूसरा बॉल पिक किया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि बोथ हुई, मतलब पहला निकाला, जब निकाला होगा 6, 4, 10 बॉल थे, 10 बॉल तो रखा हुआ था, उसमें से एक बॉल निकाल लिया, अब 9 बॉल बचा। अब फिर क्या किया होंगे दूसरे कंडीशन से, 9 बॉल में से फिर एक ग्रीन निकाल लिए होंगे, जिसके कारण अब यहाँ पे 8 बॉल बचे हैं। अब प्रोबेबिलिटी बताने के लिए कह रहा है सर, समझ रहे हो, ये जो ऐसे टोटल सम है 10 फिर 9 फिर 8। पहले केस में क्या होगा, जब शुरुआत में जब बॉल निकाला होगा तो 10 बॉल थे, 10 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो पहला बॉल निकाला फर्स्ट हम इसको डालते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो 4/10 होगा, क्योंकि 4 ग्रीन बॉल थे और 10 टोटल थे, तो 4/10 पे। फिर दूसरे केस में जब निकालने गया होगा ग्रीन बॉल को, G1 निकाला फिर G2 निकाला, तो जो क्या हुआ होगा, जब 4 ग्रीन बॉल में एक ग्रीन बॉल तुम निकालोगे 3 ही बचेगा ना, टोटल 9 ही बचेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का क्या हो जाएगा, दोनों का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं 4/10 इंटू 3/9 और गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। समझ गए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट हमें सारे क्वेश्चंस करना है, क्योंकि इसमें बहुत 90 क्वेश्चंस है, उसमें कुछ सिलेबस वाइज है, कुछ सिलेबस के और कुछ सिलेबस के बाहर है। तो हमें फटाफट इस वीडियो को बड़ा बिना किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालना है f(x,y,z) का। f(x,y,z) दिया हुआ है x² + y² + z², और एक किसी पॉइंट पे दिया हुआ है कि 1, 1 पे निकालना डायरेक्शनल है वो i, j के। तो हमें निकालना क्या है, पहले इसमें जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, ये एक मैथमेटिक्स का टर्म है और मैंने पहले ही पढ़ाया था, आपको उस वीडियो लेक्चर से मिल जाएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है। पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लिए ना, तो भी आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। सिंपल सा करना कुछ नहीं है, ए और डेल एफ एट पॉइंट 111। अब देखो ये कैसे होता है, पहले इस फॉर्मूला को देख लो। ए कैप है जो डायरेक्शन निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना है, ये कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है, और ये डेल एफ मतलब डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में लिखना है और इस दोनों को गुना करना है, और जो डिफ्रेंशिएट करके जो आने वाला है उसको पहले 1 पॉइंट पुट कर देना और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकल जाता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला याद रखोगे तो ईजिली हो जाएगा। जो इक्वेशंस दिए हुए हैं f(x) = x² y² z², अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले डेल f का मतलब पता है, डावा x अपॉन डावा y प्लस डावा y अपॉन डावा z प्लस डावा अपॉन z x, ये जो आएगा। और इस पॉइंट 1 पे अब देखो x² + y² है, तुम इसको करोगे तो 2x आएगा, ये 2y आएगा, ये 2z आएगा। अब पुट करोगे 1, 1 तो ये 2, 2, 2, ठीक है, ओके। फिर हम लोगों ने देखा था कि ए कैप, अब ये तो ये डेल एफ निकल गया, डावा x डावा y डावा z, मतलब ये आई जे के फॉर्म में हो जाएगा। आई जे के तुम्हें 2i + 2j + 2k, ठीक है, ये डेल एफ निकल गया। अब ए कैप निकालना है, ए कैप निकालना है तो ए कैप के लिए पता है तुम्हें क्या करना होता है, वेक्टर और यूनिट वेक्टर करके मल्टीप्लाई कर लोगे, और फिर क्या करना है, हमें डेल एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। और इस तरह ओवरऑल जब तुम करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, और जब तुम करोगे ऐसा देखो, ये ए कैप निकालने पे ये आया मुझे और ये आया मेरा डेल एफ करने पे, और इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट पता है, आई से करते हैं, जे से करते हैं, के से करते हैं। जब करोगे आई मतलब 2 और इधर जाएगा -2, मतलब ओवरऑल 0 इसका आंसर होगा। इस पर आप 0 टिक मारोगे।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कंपोनेंट, तो ये सिंपल सा याद रखना भाई कि सॉलिड कंपोनेंट का जब भी आप हीट कैपेसिटी निकालने चाहोगे तो कॉप्स रूल यूज करते हैं। कॉप्स रूल इज द यूज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कंपोनेंट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कॉप्स रूल इज द यूज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट। कॉप्स रूल, ठीक है, कॉप्स रूल सिंपल बोलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है और इसे याद करने वाली चीज़ है कि फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप कंट्रीब्यूशन मेथड्स कैन बी यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप कंट्रीब्यूशन मेथड के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये ज़्यादा नहीं पूछते हैं, पर आप इसका आंसर याद रखो। क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने ये थोड़ा से पढ़ाऊंगा, क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ होता क्या है और क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ का पूरा एनालिसिस आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है कि व्हेन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट आर मिक्स्ड द प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद। जब दो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं, जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है। फिर तो देखो ये जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट में कि हम लोग कैसे कैसे चीज़ों पे डिपेंड करते। यदि दो हम लोग बताया गया था कि 2 लीटर ऑफ अल्कोहल लो, 2 लीटर वाटर लो, तो वो 4 लीटर नहीं बनता है, उससे कम या ज़्यादा बनता है। और ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े भी हैं, ठीक है। और हम लोग यही बोल रहा है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, और ये चेंजिंग इन टेम्परेचर विद द फंक्शन ऑफ कंपोजिशन। और ये फंक्शंस ऑफ कंपोजिशंस है जो हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया है लास्ट में। ये फटाफट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इन जूल्स एक्सपेरिमेंट, जूल्स एन इंसुलेटेड कंटेनर 20 kg ऑफ वाटर इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज stirred by the agitator which is made to turn by the slowly falling body and 40 kg through the height of 4 meter. The process is 500 टाइम रिपीट किया गया है, एसोसिएटेड ग्रेविटी इतना दिया होने के लिए। मतलब ये कहना है क्वेश्चन मजेदार है क्योंकि जूल्स एक्सपेरिमेंट ने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूव किया था इस जूल्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जूल्स एक्सपेरिमेंट ने किया क्या था मैं बताता हूँ आपको। एक देखो, ये देखो यहाँ पे एक बॉडी था और एक स्टर लगाया, और स्टर का जो ये मिक्सिंग जो हो रहा था ये डिपेंड कहीं ना कहीं इस पे कर रहा था। एक जो ये बॉडी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे थे, तो इस स्टर हो रहा था, और स्टर होने की वजह से क्या होता, इसमें कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसके वजह से Q + W = del U करके एक फॉर्मूला जो फर्स्ट ऑर्डर से इसी से क्रिएट हुआ था कि कहीं ना कहीं जो वर्क डन है इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है और एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी फॉर्म में क्रिएट होता है। एनर्जी के मतलब यहाँ से जो हम एनर्जी लगा रहे हैं ये दूसरे फॉर्म में स्टर फॉर्म में जा रहा है। ये स्टर जो फॉर्म है ये वाटर फॉर्म, मतलब एक एनर्जी मतलब नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक दूसरे से फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसी को क्वेश्चन के रूप में बना के देखा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, इसको ऊपर नीचे 500 टाइम किया है। तो पूछ रहा है कि इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस था पानी का, 25 डिग्री सेल्सियस था, तो आफ्टर स्टर और इसके ये इधर उधर घुमाने से घुमा के भैया गोल कर दिए हो, तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर कुछ तो बढ़ा होगा तो कितना होगा, यही पूछा है। बस सिंपल सी बात है। में करेंगे कुछ नहीं, हमको पता है कि किसको ऊपर नीचे ज़्यादा किए हैं, तो इधर वाले पार्टी को ऊपर नीचे ज़्यादा किए हैं। 500 बार इसको तुम किए हो ना भैया, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Q के फॉर्म में। Q और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को सेम कर दिया है। अब बोलोगे भैया 1000 क्यों डाले हो, सोचो 1000 क्यों डाले हैं भैया। जो आप CP दिए हो वो किलो जूल में दिया हुआ है और हमें किस चीज़ में लाना है, जूल में, तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डालेगा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो। पहले डाटा क्या गिवन है, डाटा का यूनिट, गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक है, फिर यूनिट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि उसको इमेजिन करते हैं कि बताना क्या चाहता है, उसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। कभी कभी आप यूनिट कंडीशन को भूल गए तो आप गलत फहम पड़ जाओगे, इमेजिनेशन करना भूल गए तो भी गलत फहम पड़ जाओगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और तुम बहुत ही जल्दी कर लोगे यदि तुमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, और तुम पढ़े ही होगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ओवरऑल का एक कंक्लूजन बता रहा हूँ, तो हर एक चीज़ को बारीकी से समझता हूँ कि 90 क्वेश्चन है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 8 बार इन 600 केल्विन, मतलब एक नाइट्रोजन गैस है 8 बार 600 केल्विन में कंटेन इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। उसके बाद इट ब्राउट टू बी आइसोथर्मली अगेंस्ट रिजल्टिंग ए प्रेशर 1 बार देन द वर्क डन मीन। तो बोल रहा है कि प्रेशर था 8 बार, अब एक बार चेंज कर दिया तो 600 केल्विन है, 600 केल्विन में और आइसोथर्मली किया है, मतलब टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। तो वर्क डन पूछा है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हम लोग पढ़े हैं आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए, डिफरेंट कंडीशंस के लोग पढ़े हैं और हमें फार्मूला याद है। मैं सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको याद होगा ये फार्मूला, आप जानते हैं। थर्मली के लिए होता है W = nRT ln P1 P2, एक वॉल्यूम के फॉर्म में भी होता है जिसमें PV = ln V2/V1 होता है, V2/V1 और यहाँ P1/P2, समझ रहे हो, V2/V1 क्योंकि बेसन पोर्शन होता है। और एक और फॉर्मूला होता है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, P1V1 = ln
टू एवरीवन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी होता है, तो ये भी होता है, लेकिन हमको यहाँ ये यूज करना है और गिवन डाटा को पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और ये मज़ेदार है, विस्कोसिटी से पूछा है ना, मस्त क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। ये देखो, एक लुब्रिकेंट है 1000 टाइम मोर विस्कस देन वाटर देन विस्कोसिटी इन पास्कल सेकेंड। पहले जानो कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या क्या होता है। तो पहले विस्कोसिटी दो टाइप का होता है, एक काइनेमेटिक और स्टैटिक विस्कोसिटी, ठीक है। स्टैटिक विस्कोसिटी जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोल रहा है, तो म्यू से दिखाते हैं और उसको हम लोग पॉइज में दिखाते हैं, ठीक है। पॉइज में दिखाते हैं, पास्कल सेकेंड में। एकदम सिंपल से फंडा बताऊंगा, हम लोग न्यू नहीं बात करेंगे। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसको स्टॉक्स में दिखाते हैं और बाकी चीज़ें दिखाते हैं। तो सिंपल बोल रहा है कि वाटर की विस्कोसिटी से 1000 टाइम है, ठीक है। पहले हम डाटा, हमको ये हमसे याद होना चाहिए कि वाटर की विस्कोसिटी होती कितनी है। आप दूसरे से पूछते बैठोगे तो नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें क्वेश्चन किस चीज़ पूछा गया, ये यूनिट देख रहे हो, और पास्कल सेकेंड है। आप समझ रहे हो, पास्कल के क्वेश्चन को देख के पहले तुम्हें अपने से याद रखना चाहिए कि वाटर का सेकेंड होता क्या है, और जिसको 1000 टाइम कर रहे हो वाटर का, तुम्हें ध्यान चाहिए 0.01 पॉइज होता है। पॉइज में याद रखना, फिर उसको ग्राम सीजे सिस्टम में याद रखोगे, तीनों सिस्टम में याद रखोगे, ग्राम सीजे सिस्टम। और हमें पूछ क्या रहा है, PAS में पूछ रहा है, मतलब पास्कल टू सेकेंड। पास्कल किसका होता है, प्रेशर का होता है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू सेकेंड। और फोर्स का क्या होता है, M इंटू A, मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, एरिया का तो मीटर स्क्वायर होगा ही, इंटू सेकेंड। मीटर मीटर गया, सेकेंड गया, तो kg मीटर सेकेंड। तो मतलब यहाँ पे यदि हम 0.10 को कि यहाँ पे क्या वैल्यू हो कि kg मीटर सेकेंड से निकाल दे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मतलब ये 0.01 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड को हमको ग्राम को यदि करेंगे तो 1 ग्राम 1000 के 1000, सिंपल सा हम लोग करते हैं। 0.01 ग्राम है तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है। kg ऊपर लिखो, ग्राम नीचे लिखो, कोई सेंटीमीटर में ये होता है। अब सबको काटते जाओ, ग्राम कटा, और यहाँ पे सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर कटा, सेकेंड तो रखना ही है, तो अब करके 0.01 हो जाएगा, यही आंसर है।